तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू इशिकाई एनीमे में। इस एनीमे का नाम होने वाला है सैलेड बाउल ऑफ एसेंट रेस के एपिसोड नंबर 1। तो चलो यार अपने एनीमे को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो की फाइट कर रही होती है और उस लड़की का नाम होता है लीजा। फिर उस लड़की के पीछे खड़ी प्रिंसेस बोलती है कि तुम मरना मत। तभी लीजा बोलती है कि आप मेरी फिक्र मत करो, आप यहाँ से भाग जाओ। तभी प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है और लीजा वहाँ बंदों से फाइट करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस एक जगह जाकर रुक जाती है, उसके जस्ट आगे एक पोर्टल खुला रहता है। तभी वो प्रिंसेस पोर्टल में छलांग लगा देती है और वो दूसरी दुनिया में चली जाती है। फिर हम तभी दूसरे बंदे को देखते हैं जिसका नाम रे होता है और ये एक तरीके का जासूस होता है और इसे काम मिला रहता है कि इस बंदे का इसे पीछा करना है, क्योंकि इसकी पत्नी को शक था कि इसका चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा है। लेकिन तभी ये उसी बंदे का पीछा करने लग जाता है। लेकिन तभी इसे कोई सी एक ऊपर की तरफ हलचल दिखाई देती है। ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक पोर्टल सा खुला हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस उसी पोर्टल में से बाहर आके इस बंदे के ऊपर गिर जाती है। फिर प्रिंसेस रे से कहने लगती है क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो, लेकिन तभी रे कहता है कि तुम यहाँ पे कहाँ से आ गई। तभी रे देखता है कि जिस बंदे का वो पीछा कर रहा था वो बंदा यहाँ से गायब हो चुका है। फिर प्रिंसेस देखती है कि रे के हाथ में तो चोट लग गई होती है। तभी वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उसके हाथ की चोट को ठीक कर देती है। ये सब देख के रे तो एकदम से शौक में आ जाता है कि ये सब कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक पार्क में बैठे हुए होते हैं। तभी रे पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सी जगह से आई हुई हो। फिर प्रिंसेस कहने लगती है कि मेरा नाम सारा है और मैं दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ। फिर रे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम दूसरे वर्ल्ड से आई हो, तो तुम क्या यहाँ पे हीलिंग मैजिक के अलावा भी कोई और मैजिक का यूज कर सकती हो। तभी प्रिंसेस बोलती है कि हाँ। फिर रे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम हमारी दुनिया में आई तो तुम हमारी लैंग्वेज कैसे समझ सकती हो। फिर सारा कहने लगती है कि शायद जब मैं इस दुनिया में टेलीपोर्ट हुई तभी मुझे ये पावर मिल चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि सारा अपने मैजिक का यूज करके एक झूले को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है और वहीं पे रे का मुंह तो फटे का फटा रह जाता है कि ये कितना खतरनाक मैजिक का यूज करिएगी, झूले को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। फिर रे कहने लगता है कि चलो हमें यहाँ से जल्दी से चलना होगा, नहीं तो यहाँ पे काफी बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लीजा सारे सोल्जर्स को मार दी होती है और वो कहने लगते हैं कि प्रिंसेस मैं आ रही हूँ अब। फिर वो पोर्टल की तरफ दौड़ने लगती है और पोर्टल में कूद जाते हैं। तभी वो दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है और बंदे उसे देख के डरने लगते हैं कि ये कौन आ गई यहाँ पे। फिर लीजा अपने आप को मिरर में देखते है, वो कहने लगते हैं कि ओ नो मेरे पूरे शरीर पे तो ब्लड लगा हुआ है। फिर वो यहाँ से तेजी में भागने लगती है और उसे बंदे यहाँ पे देख रहे होते हैं घूर घूर। फिर हम देखते हैं कि लीजा भाग के एक रिवर के पास आ जाती है और वो नहाने की तैयारी करने लगती है पूरे कपड़े उतार के। और वो नहाते के साथ ही साथ देखते हैं कि इस नदी में तो काफी सारी मछलियां भी है, क्यों ना मछलियां पकड़ के खाया जाए इन्हें। फिर वो काफी सारी मछलियां मार के इकट्ठा कर लेती है और आग जला के मछलियों को भूज के खाने लगती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। तभी लीजा दूसरी तरफ देख के कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि इस कंट्री का गेस्टल है। और वो कहने लगते है कि कल मैं इस जगह पे जाऊंगी और पता करूंगी कि इस कंट्री का मालिक कौन है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जोर से बारिश होने लगती है, लेकिन तभी लीजा एक दूसरी जगह जाके छुप जाती है। फिर यहाँ पे एक बंदे को देखती है और उससे पूछने लगती है क्या मैं यहाँ पे शेल्टर ले सकती हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, तुम्हें मेरी परमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं, सारा कहने लगते है कि तुम यहाँ पे क्या काम करते हो। फिर वो बंदा बताता है कि मैं यहाँ पे एक जासूस हूँ। तभी सारा बोलते है कि ये जासूस क्या होते हैं, क्या तुम मुझे बताओगे डिटेल में। तभी वो बंदा कहने लगता है कि जासूस वो होते हैं और जो दूसरों के बारे में सीक्रेटली जानकारी रखे और दूसरे बंदों की नजर में आए बिना उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, यही होता है एक प्रोफेशनल डिटेक्टर का काम। फिर सारा कहने लगती है कि अच्छा तो तुम एक निंजा की तरह हो। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम इसी तरह लगा सकती हो कि मैं एक निंजा की तरह। फिर वो बंदा देखने लगता है खिड़की खोल के कि बाहर तो बारिश हो रही है। तभी वो सारा से कहने लगता है कि आज तो बारिश हो रही है इसलिए तुम यहाँ पे रुक सकती हो, लेकिन कल तुम यहाँ से चले जाना। तभी सारा बोलती है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ से कल चली जाऊंगी। फिर सारा कहने लगती है कि ठीक है लेकिन मुझे जाने से पहले तुम्हारी सारी मेमोरी मिटानी पड़ेगी। फिर ये कहने लगता है कि नहीं तुम मेरी उसी दिन की मेमोरी मिटाना जिस दिन मैं तुमसे मिला था। फिर सारा कहने लगती है कि मुझे मैजिक का यूज करने नहीं आता इसलिए मुझे तुम्हारी सारी मेमोरी ही मिटानी पड़ेगी। तभी वहाँ पे रे शौक में आ जाता है, लेकिन तभी सारा कहने लगती है कि अगर मैं तुम्हारी 1-2 दिन की मेमोरी को मिटाऊंगी तो शायद इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है तुम पे। फिर सारा कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी कम से कम 1 साल की मेमोरी को तो मिटाना ही पड़ेगा। तभी रे कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर सारा कहने लगती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है और फिर अगर किसी को मेरे बारे में पता चल गया तो वो लोग मुझे पकड़ के मेरे ऊपर रिसर्च करना चालू कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि सारा जाने लगती है, लेकिन तभी रे कहता है कि अच्छा ठीक है मेरी माँ तुम यहीं पे रुक जाओ। तभी सारा बोलते है कि ठीक है मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, लीजा कहने लगती है कि क्या यहाँ पे कोई नहीं रहता। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ यहाँ पे कोई नहीं रहता। फिर लीजा कहने लगती है क्या इस कंट्री का कोई भी लीडर नहीं है। तभी वो बंदा बोलता है कि इस कंट्री का कोई भी लीडर नहीं है यहाँ पे। फिर वो बंदा कहने लगता है कि मैं तुम पे डाउट तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम एक फीमेल का नाइट हो और तुम यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से हमारे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुई हो। ये सुन के तो भाई लीजा की पूरी हक्की वक्की गुल हो जाती है। फिर वो बंदा कहने लगता है कि ठीक है तुम एक रात के लिए यहाँ पे रुक
सकती हो और इस गत्ते का इस्तेमाल करके यहाँ पे सो सकती हो। तभी लीजा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छी नींद आई? तभी वो बोलते हैं कि हाँ काफी अच्छी नींद आई। वो बंदा कहता है कि वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा शोर होता रहता है क्योंकि ऊपर हाईवे है और वहाँ पे गाड़ियां चलती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं जो कि खाना खा रही होती है, लेकिन तभी रे न्यूज देख रहा होता है और वो देख रहा होता है उसी गड्ढे के बारे में जो कि सारा ने बनाया था। न्यूज वाले कह रहे होते हैं कि अब तक इस गड्ढा करने वाले का पता नहीं चल पाया है। तभी रे कहने लगता है कि गड्ढा करने वाली तो मेरे पास ही बैठी हुई है, तो तुम्हें कैसे पता चल पाएगा बेवकूफो। तभी सारा कहने लगता है कि तुम्हारी दुनिया का खाना इतना ज्यादा बेकार भी नहीं है। तभी रे कहने लगता है कि नहीं ये ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे भी खाने आएंगे। तभी सारा कहती है क्या तुम मुझे वो खाना खिला सकते हो? तभी रे कहने लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा गरीब हूँ और वो खाना काफी ज्यादा महंगा आता है। फिर रे कहने लगता है कि वैसे मैंने कुछ सेविंग भी कर रखी है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो सेविंग मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बाहर घूमने आए हुए होते हैं और सारा काफी सारे कपड़े भी खरीदती है। और गाइस जब वो कपड़े खरीद रही होती है तब आप रे की शक्ल तो देख ही सकते हो कि उसकी शक्ल कितनी उतरी हुई रहती है। और सारा यहाँ पे काफी सारी वीडियो गेम्स भी ट्राई करती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रे अभी भी उसी बंदे का पीछा कर रहा होता है। फिर ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठी कर पाता और ये लौट के घर पे आ जाता है और वो सारा को कहने लगता है कि तुम जापान के लुक में पूरी तरीके से ढल गई हो। फिर सारा कहने लगती कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं मेरे लाइक करने के लिए। फिर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। तभी रे कहने लगता है कि नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि तुम बॉम्ब मैजिक और हीलिंग मैजिक का यूज कर सकती हो। फिर सारा कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि मैं गायब होने वाले मैजिक और उड़ने वाले मैजिक भी कर सकती हूँ। तभी रे कहने लगता है कि अगर मैं इसका यूज करूंगा तो एक तरीके की चीटिंग होगी, इसलिए मैं इसका यूज नहीं करूंगा। फिर वो सारा को कहने लगता है कि छोटे बच्चों को इन सब चीजों से काफी दूरी बना के रहनी चाहिए। फिर वो कहने लगती है क्या तुम यहाँ पे मर्डर वाले केसों को सोल्व नहीं करते? तभी वो कहने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ छोटे मोटे केसों को ही हैंडल करता हूँ। और यहाँ पे कॉमिक की जिंदगी और रियल जिंदगी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। रियल लाइफ में जासूस कभी भी हीरो नहीं बन सकता। फिर हम देखते हैं कि वो एक बंदे से कहने लगता है कि मैं एक दिन अच्छा जासूस बन के दिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि रे एक होटल में आ जाता है उसी बंदे की जासूसी करने के लिए, लेकिन तभी वो बंदा घबरा जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है। हम देखते हैं कि वो बंदा तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन रे भी उसके पीछे पीछे तेजी से भाग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा एक गराज में आके खड़ा हो जाता है और वो कुछ बंदों को पैसे देने लगता है और वो बंदे पैसे लेके उसी बंदे को मारने लगते हैं। लेकिन तभी रे सोचने लगता है कि मुझे तो लग रहा है इस बंदे के चक्कर के बारे में इन लोगों को पता चल गया और वो बंदे इस बंदे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर रे कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि अगर इस बंदे को इस तरीके से मारते रहे तो आगे जाके काफी बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा उस बंदे की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे रे की एंट्री हो जाती है और रे यहाँ पे पहले से ही कॉल कर दिया होता है और तभी इन बंदों के सामने आ जाता है। फिर वो बंदे कहने लगते हैं कि तुम आखिर में यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी रे कहने लगता है कि मैं यहीं पे घूम रहा था, लेकिन मैंने देखा तुम इस बंदे को मार रहे थे और अगर तुम इस बंदे को ऐसे ही मारते रहते तो ये बंदा काफी ज्यादा घायल हो जाता और शायद मर भी सकता था। तभी वो बंदे कहने लगते हैं कि मुझे तो लगता है तेरी ज्यादा ही जवान चल रही है, रुक अभी मैं तुझे बताता हूँ। फिर वो बंदा रे पे हमला करने के लिए जैसे ही जाता है तभी उसे एक जोर की झटका लगता है और वो जाके पीछे टीन में जाके लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो हमला सारा कर रही होती है और सारा कहने लगती है क्या तुम्हें ये भी नहीं पता चल पाया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी? फिर सारा कहने लगती है कि मैं भी यहाँ पे काफी अच्छी डिटेक्टिव हूँ और मेरा ब्रेन एक जीनियस की ब्रेन की तरह है बिल्कुल, और यहाँ पे है कोई मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आओ मेरे सामने। फिर हम देखते हैं कि वो बंदे इन लोगों पे हमला करना चालू कर देते, लेकिन तभी रे उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। फिर सारा कहने लगते है क्या तुम ये सारा अकेले ही खत्म करना चाहते हो, मुझे एक भी मौका नहीं दोगे? रे कहने लगता है कि हाँ ठीक है, तुम एक मौका ले सकती हो वैसे। फिर हम देखते हैं कि सारा मैजिक का यूज करके उन्हें काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं, लेकिन तभी वो बंदे वहाँ से भागने लगते हैं। फिर सारा मैजिक का यूज करके उन बंदों को पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए होते हैं। पुलिस वाले रे से पूछने लगते हैं कि ये सब क्या तुमने अकेले ही किया है? फिर रे कहने लगते हैं कि हाँ सर, मैंने ये सब अकेले ही किया है, इन लोगों को अकेले ही धूल चटाई है मैंने, और यहाँ पे रे सारा के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं बताता। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा क्योंकि हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है इन लोगों के बारे में। फिर हम देखते हैं कि रे अपने घर पे आ गया होता है और वो कहने लगता है कि देखो मैं एक मीट का पैकेट भी लाया हूँ। वो कहने लगता है कि पुलिस वालों ने मुझसे यहाँ पे काफी ज्यादा पूछताछ करी और मैंने उनके काफी अच्छे जवाब भी दिए, इस वजह से उन लोगों ने मुझे कुछ पैसे दिए और उन्हीं पैसों से मैं ये तुम्हारे लिए मीट लेके आया हूँ, क्या तुम ये टेस्ट करके बताओगी कि ये कैसे है? फिर हम देखते हैं कि ये लोग मीट को पका के खाने लगते हैं, लेकिन तभी वो सारा कहने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर रे सारा से कहने लगते हैं कि अगली बार से तुम मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना, लेकिन तभी सारा कहने लगते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हारे पीछे आऊंगी चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो। फिर रे कहने लगता है कि तुम एक बार में बात क्यों नहीं मानती? फिर हम देखते हैं कि सारा कहने लगते हैं क्यों ना हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करें कि अगर मैं तुम्हारे चोरों को पकड़ने मदद करूँ तो तुम मुझे यहाँ पे अच्छा खाना ला के खिलाओगे? तभी रे बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लीजा को देखते हैं, वो खाली डब्बे इकट्ठे कर रही होती है और कहने लगते हैं ये खाली डब्बे इकट्ठा करना कितना शर्म का काम
काम है ना। लीजा नहाते हुए कह रही होती है क्या इसका मतलब यह है कि वो दूसरा बंदा भी दूसरे वर्ल्ड से आया है। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा था कि वो भागते भागते मर चुकी है। फिर हम देखते हैं कि लीजा सारा के पास आ जाती है और वो कहने लगती है कि वैसे भी मैं इस देश में तुम्हारी रक्षा करने के लिए आई। वो बंदा कह रहा होता है कि आप सच में इस बेघर चीजों से स्वाभाविक है। लीवाई कहने लगती है कि हाँ, और मैंने आगे सभी रास्तों को भी याद कर लिया है ढंग से, और मैं शायद कल से और भी खुशी से डब्बे इकट्ठा कर लूंगी। फिर लेकिन तभी लीवाई रुकती है और कहने लगती है कि मेरे अंदर खाली डिब्बे इकट्ठे करने का जुनून क्यों इकट्ठा होते जा रहा है, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं तो प्रिंसेस को कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी यहाँ पे। फिर तभी वो बंदा कहने लगता है कि प्रिंसेस, तभी वो कहती है हाँ, यहाँ पे शायद कोई है जिसे मुझे ढूंढना चाहिए। तभी वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें उसका कुछ पता है, वो कहाँ पे होगी। फिर वो कहने लगती है कि शायद नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। फिर वो लीवाई कहने लगती है कि शायद वो इसी किसी सिटी में होगी, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तभी लीवाई कहता है कि तुम्हें इसके बारे में और लोगों से पता करना होगा, और यहाँ पे तुम्हें इसके बारे में डिटेक्टिव को भी इन्फॉर्मेशन करना होगा। फिर लीवाई कहने लगती है कि डिटेक्टिव। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ, वो लोग बंदों को ढूंढते हैं और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करते हैं। तभी वो बंदा कहने लगता है कि इन सब के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो किराए पे हायर होते हैं। फिर वो कहने लगती है कि फिर तो ठीक है, मुझे तुरंत कुछ पैसों को बचाना होगा। हम देखते हैं कि लीवाई खाली बोतल इकट्ठा करने के लिए आ जाती है और वो साथ ही में एक प्रिंसेस की ड्राइंग भी बना के लाती है बंदों से पूछने के लिए, लेकिन तभी वो बंदे देख के वहाँ से भाग जाते हैं उस ड्राइंग को। फिर हम देखते हैं कि लीवाई हार मान के वापस आ जाते हैं, लेकिन तभी वो बंदा कहने लगता है कि मैंने कुछ रिसर्च किया है यहाँ पे। वो कहने लगता है कि अगर हम किसी को ढूंढते हैं तो इसमें लगभग इतना ही कॉस्ट आता है, अगर हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो काफी ज्यादा महंगा भी हो सकता है ये। फिर लीवाई कहने लगते है कि मुझे तो आश्चर्य है कि इसमें और कितने महीने लग सकते हैं। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि चाहे तो तुम और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, तुम वहाँ से आसानी से पैसे कमा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास एक परमानेंट एड्रेस और एक आईडी जरूर होनी चाहिए। लीवाई कहने लगती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ना ही मेरे पास एड्रेस है, ना ही मेरा कोई आईडी प्रूफ है। फिर वो बंदा कहने लगता है कि शायद मैं तुम्हें इलीगली वहाँ पे ले जा सकता हूँ, लेकिन इससे काफी ज्यादा खतरा है कि तुम अरेस्ट हो सकती हो। फिर लीवाई उस बंदे से कहने लगती है कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन तुम भी ये नहीं कर सकते क्या सुजुकी डोनो। फिर वो बंदा कहने लगता है कि जहाँ तक बात है कि मेरे पास भी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है, अगर मैं शायद पेपर वर्क करना चाहूँ तो मैं आराम से कर सकता हूँ। फिर लीवाई सुजुकी डोनो से कहने लगते हैं कि आप इतने ज्यादा समझदार है, लेकिन आप इस तरीके से रहते हैं आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। फिर वो बंदा कहने लगता है कि हालांकि सब तरीके के लोग बेघर हो जाते हैं, खास तौर पे मेरी तरीके से जो कि काफी ज्यादा लूजर व्यक्ति होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ये दोनों खाने की लाइन में लगे हुए होते हैं एक पार्क में। तो वहीं पे एक बंदा लीवाई को कहने लगता है कि तुम तो वही हो ना जो कि आजकल यहाँ पे सड़कों पे हांड रही हो और लोगों का कारोबार छीन रही हो। फिर लीवाई उस बंदे से कहने लगते है कि तुमने बिल्कुल गलत सुना है ये। फिर हमें उसी बंदे का नाम पता चलता है, उस बंदे का नाम रहता है टेकियो। यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि यहाँ पे जो और भी होमलेस पर्सन है वो तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि कुछ लोग उनकी कमाई खा रहे हैं और उन्हें चैन से जीने भी नहीं दे रहे। फिर तभी सुजुकी डोनो कहने लगता है कि तुम ये काम मत करो क्योंकि ये तुम्हारे पे काम सूट नहीं करता, लेकिन तभी लीवाई कहने लगती है कि मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ती क्योंकि मुझे पैसा कमाना है यहाँ पे बहुत सारा। तभी वहीं पे दूसरा खड़ा बंदा उसे बताने लगता है कि मुझे एक जॉब पता है जहाँ पे आप तुरंत ही एक कैश कमा सकते हो। फिर वो बंदा कहने लगता है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा कैश कमा सकती हो और तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ जाके बंदों को सलाह पिलानी है। तभी सुजुकी डोनो बोलने लगता है कि तुम ये काम मत करो क्योंकि ये तुम्हारे लायक काम नहीं है बिल्कुल भी। ये सब बातें सुन के वो बंदा गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि तुम यहाँ पे शांत नहीं रह सकते ओल्ड मैन। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की बार में पहुंच जाती है। तभी वो बंदा कहने लगता है क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है। तभी वो मना कर देती है नहीं, मुझे कोई भी अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है कि ठीक है तुम अगले दिन से ज्वाइन कर सकती हो। फिर हम देखते हैं कि वो लीवाई अगले दिन ड्यूटी पे आती है। तभी उसे वहाँ पे पूरी केत्सु नाम की एक लड़की दिखाई देती है। फिर वो लड़की लीवाई की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारी जापानीज भाषा तो काफी ज्यादा अच्छी है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि हमें सबसे पहले आपके लिए एक कपड़ा ढूंढना होगा बढ़िया सा। फिर हम देखते हैं कि लीवाई नहाने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब लीवाई बाहर नहा के निकलती है तब वो उसके लिए कपड़े काफी सारे तैयार रखते हैं कि आपको कौन से कपड़े पसंद है, आप अपनी मर्जी से चूज कर लो। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों ने कपड़े चूज कर लिए होते हैं अपने अपने। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों तैयार होकर बैठे ही होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक वेटर आता है, वो बोलने लगता है कि टेबल 5 के बंदे आप लोगों को पूछ रहे हैं। पूरी किस्सू लीवाई से कहने लगती है कि तुम भी आ रही हो ना लीवाई। फिर हम देखते हैं कि लीवाई यहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है ये सारा माहौल देख के। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठा बंदा पूरी केत्सु से पूछने लगता है कि ये लड़की कौन है। वहाँ पे पूरी केत्सु कहने लगती है कि ये नई नई लड़की आई है अभी यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि लीवाई बगल में आके उसके बैठ जाती है। फिर वो बंदा लीवाई से कहने लगता है कि तुम्हारा मासूम पर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ टिप दे रहा हूँ। और वो उसकी होनेस्टी से खुश हो गया, उसे काफी सारा गिफ्ट देता है जो कि आप देख ही सकते हो। लीवाई शुरुआत में तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन इतने सारे पैसे देख के वो भी खुश हो जाती है, बोलती है कि इतने सारे पैसे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस का छापा लग जाता है, पुलिस वाले कह रहे होते हैं यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा। फिर हम देखते हैं कि पूरी केत्सु कहने लगते हैं कि लीवाई तुमने तो पहले दिन ही पुलिस का छापा लगवा दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लड़की कह रही होती है वैसे यहाँ पे कुछ
अवैध काम करने की शिकायत थी, इस वजह से शायद आई होगी यहाँ पे पुलिस। फिर हम देखते हैं कि लीवाई कहने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तभी वहाँ पे एक लड़की कहने लगते हैं कि शायद वो हमसे थोड़ी बहुत सवाल पूछेंगे। फिर हम देखते हैं कि लीवाई पूरी केसू से कहने लगते हैं कि अब सॉरी, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि लीवाई खिड़की से कूद के भागने लगती है। ये सब देख के पूरी केसू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये कैसे भाग सकती है इतनी तेज से। फिर हम देखते हैं कि लीवाई सुजुकी डॉन के पास आ जाती है। लीवाई कहने लगते हैं कि ये शर्म की बात है कि मैं यहाँ पे वापस आ गई, क्या आप मुझे यहाँ पे रहने देंगे दोबारा से। फिर वो बंदा कहता है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकती हो। फिर वो बंदा कहने लगता है कि मैं यहाँ पे गया था लाइब्रेरी में और वहाँ पे जाके रिसर्च करी तो मुझे पता चला यहाँ पे डिटेक्टिव कंपनी है जो कि 30,000 यून लेके एक नौकरी दे रही है। इतना सुनते ही ये वहाँ पे पहुंच जाती है और उनकी बेल बजाने लगते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है कि आप अंदर आ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लीवाई प्रिंसेस को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लीवाई कहने लगती है कि भगवान का शुक्र है कि आप यहाँ पे सुरक्षित है। लेकिन तभी लीवाई कहने लगती है कि आप यहाँ पे वैसे क्या कर रही हो। फिर सारा कहने लगती है कि मैं इस जगह पे काम करती हूँ डिटेक्टिव एजेंसी में। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे रे आ जाते हैं, पूछने लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो सारा। तभी सारा कहती है कि ये मेरी अटेंडेंट है लीवाई। फिर रे कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि ये भी तुम्हारे साथ अनदर वर्ल्ड से ही आई है। फिर सारा कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि ये अब तक मर गई होगी, लेकिन ये अभी तक किसी न किसी तरीके से जिंदा है। तभी वहाँ पे लीवाई कहने लगती है कि आपने सोचा था कि मैं मर गई। फिर लीवाई कहने लगती है कि खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी इस दुनिया में भी रक्षा करती रहूंगी। फिर प्रिंसेस कहने लगती है कि ये जगह काफी ज्यादा शांत है, लेकिन तभी लीवाई बोलती है कि फिर भी मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। यहाँ पे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी लीवाई कहने लगते है कि यहाँ पे इनको जरूरत है प्रोटेक्ट करने की और मैं करूंगी। फिर हम देखते हैं कि सारा कहने लगते है कि क्या तुम इसे भी नौकरी पे नहीं धर सकते। तभी लीवाई कहने लगते है कि हाँ मुझे भी नौकरी पे धर लो, क्योंकि मुझे पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे ऐसे ही धर लो। फिर लीवाई काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है उससे। फिर रे तंग होके हाँ कह देता है कि हाँ ठीक है तुम आ सकती हो। फिर हम देखते हैं कि लीवाई सुजुकी डोनो से कहने लगते है कि आपने जो भी कुछ मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। तभी सुजुकी डोनो कहने लगता है कि नहीं, इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें, वैसे मुझे भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा मजा आया। फिर लीवाई सुजुकी डोनो से कहने लगते है कि अगर आपके पास लौटने कोई भी रास्ता है तो आप लौट सकते हो, वैसे मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पे बेघर क्यों पड़े रहते हो। फिर हम देखते है कि लीवाई उसे धन्यवाद कह के जाने लगती है और कहती है कि आप अपना ध्यान रखना। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। रे कहने लगता है कि मुझे ये बात कहने से नफरत है। लीवाई रे से कहने लगते है क्या तुम मेरा सिर काटने की बात कर रहे हो, लेकिन तभी रे कहने लगता है कि नहीं, अब तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकती। फिर लीवाई कहने लगती है कि ऐसा क्यों। तभी रे कहने लगता है कि तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती क्या। फिर वो बंदा कहने लगता है कि तुम यहाँ पे ना तो किसी बंदे की शक्ल याद रख सकते, ना ही कुछ काम कर सकते, ना ही ऑफिस का काम कर सकते, और बात बात पे तुम मेरा लैपटॉप भी तोड़ देते हो। तो मैं तुमसे साफ साफ ये कह देना चाहता हूँ कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल नहीं बने हो। रे कहने लगता है कि हालांकि मैं तुम्हारे काम ढूंढने और वहाँ पे रहने में मदद भी कर सकता हूँ। फिर लीवाई कहने लगती है कि यहाँ पे मेरी प्रिंसेस काम कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पे मुफ्त में काम कर रही हूँ, ठीक है ना। फिर रे कहने लगता है कि तब तक तुम क्या करोगे, लेकिन तभी लीवाई कहने लगती है कि मैं अपना घर खुद ही ढूंढ लूंगी और अपनी जॉब भी खुद ही ढूंढ लूंगी। फिर लीवाई ये कह के चली जाती है कि मैं प्रिंसेस को तुम्हारे हवाले छोड़ रही हूँ, तुम उनका ख्याल रखना ढंग से। देखते है कि सारा और रे को एक नया केस मिला होता है जाँच करने का। उसमें उन्हें एक महिला की जाँच करनी रहती है जिसका नाम यूगी रहता है। ये एक 34 ईयर ओल्ड महिला रहती है। उसके पति का नाम काजुया शिमोमुरा है और वो 35 साल का एक कार्यालय करता है। वो बंदा अपनी पत्नी से तलाक चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी मना कर देती है हर बार कि मैं तलाक नहीं करूंगी, और जाहिर है कि इसका कारण पर्सनल डिफरेंस ही होगा। फिर हम देखते हैं कि सारा कह रही होती है कि ये कितना रोमांचक होगा, है ना। तभी ये कहने लगता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई इनविजिबल मैजिक होगा तो ये कितना अच्छा होगा, है ना। फिर ये सारा से कहने लगता है कि इसमें कुछ समय तक इनविजिबल रहने का कोई तरीका है। फिर ये लोग उस लेडीज की जासूसी करने लगते हैं और ये चारों तरफ उसी के ऊपर निगाह रख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे गाड़ी आके खड़ी होते हैं। तभी ये लोग कह रहे होते हैं कि ये एक लैंड कैपर है। ये कहने लगता है कि लैंड कैपर रेगुलर ही आते रहते हैं यहाँ पे। तो फिर सारा कहने लगते हैं कि इनके गार्डन में कितने ज्यादा बड़े पेड़ है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग सो गए होते हैं। तभी सारा उठ के कहने लगते हैं कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे कितने दिन हो चुके हैं मुझे। कहने लगता है कि तुम्हें सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ तुम्हें यहाँ पे सोए हुए। तभी सारा रे से पूछने लगते तो कि यहाँ पे कुछ नए डेवलपमेंट हुआ है। तभी सारा लैंड कैपर की गाड़ी को देखते है और बोलते है कि क्या ये अभी तक यहीं पे ही है। फिर रे कहने लगता है कि 1 घंटा हो गया, लेकिन यार्ड में अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा, यहाँ पे काफी देर हो गई और मैं यहाँ पे लैंड कैपर को भी नहीं देख पाया अभी तक। फिर तभी सारा कहने लगते है कि मुझे तो लगता है पेड़ों की कटिंग के अलावा भी और कुछ भी करता है ये। तब यहाँ पे रे कहने लगता है कि वो सीढ़ी लगा के अंदर की तरफ चले गया है फिलहाल। मुझे तब से लग रहा था कि वो उसी पेड़ के पास छटाई कर रहा है अभी तक, लेकिन वो तो अंदर कूद चुका है फिलहाल। फिर हम देखते हैं कि सारा अपने मैजिक का यूज करके ऊपर की तरफ जाने लगती है, जिसे देख के रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और डर भी जाता है कि कोई देख ना ले इसे। फिर सारा देखती है अंदर की तरफ और देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या हो रहा है। फिर रे पूछने लगता है कि तुमने अंदर क्या देखा। तभी वो बताती है
कि लो तुम खुद ही देख लो ये। तभी रे फोटो देख के कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ है। तभी सारा कहने लगते हैं कि लैंड के ऊपर कोल्ड ब्रीथ का उपयोग कर रहा है। फिर वो लोग उस फोटो को उस लड़की को दिखाते हैं। वो लड़की ये फोटो देख के काफी जोरों शोरों से हंसने लगती है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि इतना बहुत है, मैं तुम्हें पूरे सप्ताह का प्लांट ही दे दूंगी और थोड़ी एक्स्ट्रा भी दे सकती हूँ। फिर तभी वो रे से पूछने लगती है कि वैसे आपको ये तस्वीर कैसे मिली इतनी ऊंचाई से। तभी रे कहने लगता है हड़बड़ा कि ये मैंने ड्रोन से शॉट लिया है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग जा रहे होते, लेकिन तभी सारा रे से बोलने लगते हैं अच्छा तो आप उस लॉयर को काफी समय से जानते हैं ना? फिर रे कहने लगता है कि ज्यादा समय नहीं 3 साल से। तभी सारा कहने लगते हैं कि लॉयर भी जासूस का उपयोग करते हैं, मुझे पता नहीं था। तभी रे कहने लगता है लोगों के ऊपर दावा लगाना ये कानून के विरुद्ध हो सकता है, इसलिए पूरा सबूत चाहिए होता है, लेकिन जो निजी जासूस रहते हैं उन्हें पूरी अनुमति रहती है ये सब करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ताताया में बरांडा से कहने लगते हैं कि आपको बच्चे की इच्छा नहीं होती। तभी वो कहने लगते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं कि बरांडा सोचने लगते हैं कि सोसुके को गंदा काम कहने के लिए कितना ज्यादा कठिन होगा। अभी हम सारा को देखते हैं, सारा कहने लगते हैं कितना विशेष अवसर है और यहाँ पे तो 10% की छूट भी नहीं मिल रही। फिर हम देखते हैं कि सारा रे से कहने लगते हैं क्या तुम शादी नहीं कर रहे? सारा कहने लगते हैं क्या ये सब इसलिए है कि आप टूट चुके हैं पूरी तरीके से? फिर कहने लगता है कि वैसे भी मैं टूट चुका और मेरे पास कोई भी नहीं है शादी करने के लिए, और ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, और मैंने प्रेम विवाह की आकांक्षा को बहुत पहले ही त्याग चुका हूँ। तभी सारा कहने लगते है कि अच्छा, तभी आपने कोई भी रिएक्ट नहीं किया है ना? फिर कहने लगता है कि आप इंटरनेट को अपने दिमाग में ज्यादा हावी मत होने देना, ठीक है ना? फिर सारा कहने लगते है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। फिर सारा कहने लगते है कि वैसे भी मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि मुझे आपको प्रेम विवाह के रास्ते में लाने के लिए बाहर नहीं निकाला जाएगा, है ना? फिर कहने लगता है कि आप वास्तव में इसके बारे में चिंता करती हैं? फिर सारा कहने लगते है कि वास्तव में मैं आपको और आपके परिजनों को अमान्य नहीं बनाना चाहती। फिर कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि तुम जाने के बाद मेरी यादों को मिटाने के बारे में सोच रही हो, है ना? तभी सारा कहने लगती है कि बेटा लीवाई को देखते जो कि उसी ब्रिज के नीचे आते जहाँ पे सुजुकी डोनो का घर था, और उसको वहाँ पे ना पाके वो कहने लगते कि मुझे पता था तुम एक दिन अपने घर चले जाओगे जहाँ से तुम आए हो। लीवाई ये सब देख के काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि अब तो बहुत हुआ, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, इसलिए मुझे अकेली मछलियाँ पकड़नी होगी। लेकिन उसे सुजुकी डोनो की एक बात याद आती है। वो कहता है कि इस रिवर में मछली पकड़ने से पहले तुम्हें एक लाइसेंस की जरूरत होगी जो कि उसके पास नहीं होता। और यहाँ पे लीवाई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि मेरे आगे इतना सारा खाना पड़ा हुआ लेकिन मैं इसे खा नहीं सकती। फिर वो अपने पैर पे ग्रेस पर देख के बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक बहुत बड़े एम्पायर की नाइट हूँ। बट आखिर में वही होता है जो हम सोच रहे थे, वो सभी को पका के खाने लगती है और उसका टेस्ट उसे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे लीवाई एक पार्क में आई हुई होती है और वो एक ओल्ड मैन से बात कर रही होती है। लेकिन तभी ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि सुजुकी डोनो आज यहाँ पे क्यों नहीं आए? तभी लीवाई कहने लगती है कि वो जहाँ से आए थे वहाँ पे अपनी जगह वापस चले गए हैं। फिर ओल्ड मैन कहने लगता है कि अब तो तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। तभी लीवाई बोलती है कि हाँ। लेकिन तभी ओल्ड मैन लीवाई को ऑफर देते हुए कहता है कि आज मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे पार्टी रख रहे हैं, क्या तुम आ सकती हो? तभी लीवाई ओल्ड मैन की बातों पे एग्री करते हुए कहती है कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो लोग वहीं पे पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे लीवाई आती है उन लोगों के लिए एक डिश लेके। फिर वो आते ही कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए खास चीज लाई हूँ खाने के लिए। फिर हमें पता चलता है वो ग्रेसी भर की चाट लाई होती है उन लोगों के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो लोग ड्रिंक पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पे लीवाई भी उसे ज्वाइन कर लेती है और ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर हम वहीं पे सुजुकी डोनो को देखते हैं जो कि छुप के लीवाई पे नजर रख रहा होता है। वो कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है, मैं यहाँ पे खाली पीली इसके लिए टेंशन ले रहा था, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे लीवाई बैठ के पार्क में खाना खा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे 2 बंदे आ जाते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बंदे होते हैं, लेकिन वो बंदा कहने लगता है क्या तुम्हें खाना पसंद आया? तभी लीवाई कहती है कि हाँ मुझे खाना काफी ज्यादा पसंद आया। फिर वो बंदा लीवाई से कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? तभी लीवाई कहती है कि हाँ तुम मेरे से बात कर सकते हो। फिर वो बंदा लीवाई से पूछने लगता है कि तुम्हें डेली रूटीन में क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है? फिर लीवाई शर्माते हुए कहती है कि नहीं कुछ खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बट तभी वो बंदे बोलने लगते हैं कि नहीं तुम शर्माओ मत, तुम खुल के बताओ मैं तुम्हें क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। लीवाई बताती है कि मेरे यहाँ पे जो है जॉब ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और उससे ही बड़ी दिक्कत है मेरे यहाँ पे बैंक अकाउंट है ही नहीं और यहाँ पे मुझे साइन करने भी नहीं आता। ये सब बात सुन के वो दोनों बंदे कहने लगते हैं तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रगल करती हो। लेकिन लीवाई उनसे कहने लगते कि तुम टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे करके सब प्लानिंग बना लूंगी फ्यूचर के लिए। फिर वो बंदा कहने लगता है कि तुम ये सब छोड़ो, तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देखो। लेकिन लीवाई कहने लगती है कि ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है? फिर वो बंदा अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताता है, वर्ल्ड ब्रांच हिल क्लैन। वो बंदा बताता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को खुश करने का काम करता है और उनके जरूरत के सामान की सारी चीजें उन्हें देता है और उनके साथ साथ खाना भी उन्हें प्रोवाइड कराता है और हम इस ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट के रूप में काम करते हैं। और जैसे ही हमने इसमें ज्वाइन करा तो हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई और अगर आप इस चीज के मेंबर हो तो आपको इसी में रहना पड़ेगा। फिर लीवाई खुश हो गए, कहने लगती है तो काफी ज्यादा अच्छा क्लाइंट है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे सुजुकी के घर पे जाते हैं उस मूर्ति को बेचने के लिए। बट हमारा सुजुकी काफी ज्यादा जिद्दी होता है, उन्हें सीधी तौर पे मना कर देता है। तभी वो लोग भी उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको बेचने के लिए। लेकिन हमारा सुजुकी भी काफी ज्यादा जिद्दी होता है, उन्हें लात मार के यहाँ से भगा देता है। लेकिन तभी सारा सुजुकी से पूछने लगते है कि वो लोग क्या सेल करने आए थे। तभी सुजुकी बताता है कि
मूर्ति जो कि इविल स्पिरिट को दूर रखता है। तभी सारा कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी डील थी, हमें इसे खरीद लेना चाहिए था। तभी हमारा सोजुके चिल मोड में बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो लोग बस एक फ्रॉड करने के लिए आए थे, ऐसा कुछ भी रियल में नहीं होता। फिर सारा कहने लगती है क्या तुम सही कह रहे हो? तभी वो कहता है कि हाँ, वैसे जो लोग मूर्ति देने आए थे उन्हें देख के तो ऐसे लग रहा था वो काफी ज्यादा बिलीव करते हैं इस मूर्ति पर, वो काफी ज्यादा यंग भी थे और ये लोग किसी फेक क्लब के चक्कर में पड़ चुके हैं। लेकिन तभी सारा पूछने लगती है कि ये फेक क्लब होता क्या है, क्या तुम मुझे डिटेल में इसके बारे में बता सकते हो? जिस पे सोजुके बताता है कि रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि ये लोग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से है। वो लोग इसमें यंग पर्सन को फंसाने लगते हैं, जिस वजह से वो लोग उनके माइंड को कंट्रोल करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। और ये लोग तो कई बार साबलिमिनल मेथड का यूज भी करते हैं ताकि ये लोग सबकॉन्शियस के दिमागों से खेलें, और ऐसा करते करते वो लोगों का ब्रेन वॉश भी कर देते हैं। और इस तरीके के लोग तुमसे डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, जिसके बाद ये सब सुन के सारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ वो लोग लीवाई को लेके अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं और वो लोग 3 बास्केटबॉल की टिकट भी ले लेते हैं। लेकिन तभी लीवाई कंफ्यूज होकर बोलते हैं कि ये कागज का टुकड़ा है क्या? फिर वो बंदा बताता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की करेंसी है। तभी लीवाई बोलती है कि क्या तुम जापानीज करेंसी को यूज नहीं करते क्या? वो बंदा बताने लगता है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ यही करेंसी चलती है और तुम इसे यहाँ पे अर्न भी कर सकते हो और साथ ही साथ इसे जापानीज करेंसी में चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में ही देख रहे होते जहाँ पे ये लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते, लेकिन तभी वहाँ पे बंदा काफी बढ़िया तरीके से खेल रहा होता है। ये सब देख के लीवाई कहने लगते है कि तुम तो काफी ज्यादा बढ़िया खेल रहे हो बास्केटबॉल। फिर वो बंदा कहने लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं बास्केटबॉल प्रो लेवल तक खेला हूँ, लेकिन मुझे इंजर्ड हो गया था, इस वजह से मैं खेल छोड़ दिया। फिर लीवाई उस बंदे से माफी मांग के गेम को कंटिन्यू करती है और इस बार वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है और काफी बढ़िया पॉइंट बनाती है। इसका ऐसा चेंज देख के वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा कैसे खेल सकती है। वो बंदे कहने लगते हैं कि इसे देख के तो ऐसा लगता है कि ये पहली बार तो नहीं खेल रहा है। इसके बाद वो बंदा अपना एक पॉइंट बना लेता है, जिसे देख के लीवाई कहती है कि अब तो मैं भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलूंगी ये गेम। और ऐसा बोलने के बाद लीवाई एक अच्छे मूव के साथ एक गोल कर देते हैं, जिसे देख के बंदे बोलने लगते हैं कि तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम ये खेल रही हो पहली बार। फिर लीवाई कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे मैं मार्शल आर्ट्स की भी प्रैक्टिस करती हूँ। तभी वो बंदा जिसका नाम साइटो होता है वो कहने लगता है कि लीवाई तुम तो काफी ज्यादा बढ़िया खेली। तभी लीवाई कहने लगती है नहीं साइटो, तुम भी काफी ज्यादा बढ़िया खेले। इसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि आज शाम को हमारे मास्टर स्पीच देने वाले हैं, तुम्हें भी उसे ज्वाइन करना चाहिए। लीवाई कहने लगती है कि मास्टर तुम कहना क्या चाहते हो? फिर साइटो बताने लगता है कि हमारे जो क्लाइंट के हेड है उनका नाम है मानाकिमी सामा, अगर तुम उनकी एक भी स्पीच सुन लोगी तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी पूरी तरीके से। और उनका जन्म तिब्बत में हुआ था और उनके पास डिवाइन विजनिटी की पावर भी है और वो किसी एक घाव और इलनेस को भी ठीक कर सकती है। फिर लीवाई कहने लगती है क्या इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है? फिर हम देखते हैं कि वो लोग लीवाई को थिएटर में मूवी दिखा रहे होते जो कि जापानीज मूवी रहती है। बट उस बंदे को सड़क पे चलते चलते एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लीवाई को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी वो लड़का उस लड़की को हॉस्पिटल लेके आता है जहाँ पे डॉक्टर उसे नहीं बचा पाते और वो लड़का ये सब चीजें देख के डिप्रेशन में चल जाता है और वो अपने मेन पर्पस को भी भूल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे इस क्लान की मास्टर आते हैं जिसका नाम मीनाकामा होता है और वो इस लड़के को इस दुनिया की सच्चाई दिखाती है। फिर वो लड़का कहने लगते है कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? वो उससे कहने लगते है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे अगल बगल सिर्फ इविल स्पिरिट है। लेकिन फिर वो अपनी मैजिक की मदद से इविल स्पिरिट को हटा देती है वहाँ से। फिर वो बोलने लगते है कि तुम लोग पैसे दो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो और लोगों की मदद करो, यही है बस तुम्हारी लाइफ का पर्पस। और दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन भी फेक है जो कि लोगों का ब्रेन वॉश करके अपने अंदर ज्वाइन होने के लिए कहता है। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा ठीक हो गई होती है पहले से। फिर वहाँ पे मीनाकामा आ जाती है, वो कहने लगती है अगर तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर दो तुम्हारी लाइफ ऐसी अच्छी चलती रहेगी। फिर वो लड़का कहने लगता है कि मुझे मेरी लाइफ का मकसद मिल गया इसलिए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा, जिसके बाद वो हैप्पी लाइफ जीने लगता है। इसके बाद इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। फिर ये फिल्म खत्म होने के बाद लीवाई बोलते हैं कि ये फिल्म तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। फिर हम देखते हैं कि ये लोग कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे होते, लेकिन तभी वो बंदा कहने लगता है कि तुम डेली रूटीन में क्या खाती थी? यही बताते हैं कि जो लोग तुम लोग नॉर्मल दिनों पे देते थे राइस बोल और करी और ग्रासफर सुन के तो ये लोग चौंक जाते हैं एकदम से। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी बंदे एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर वहीं पे मीनाकामा आती है स्पीच देने के लिए। और स्टेज पे मीनाकामा को देख के वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के बंदे काफी ज्यादा खुश होते हैं, जैसे कि वो लोग ब्लाइंडली इन लोगों को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मीनाकामा स्पीच देने लगती है, वो कहती है कि इस दुनिया में चारों तरफ दुख है पर आप लोग टेंशन मत लो, हम इस दुख को मिटाने के लिए आए हुए हैं। हमारा मकसद यह है कि हम यहाँ पे चारों तरफ खुशियां लाएं। यहाँ पे इसकी स्पीच सुन के लीवाई को काफी ज्यादा बोरिंग सा फील हो रहा था, इसलिए उसे यहाँ पे नींद भी आने लगती है। मीनाकामा कहने लगती है कि मैं स्पीच खत्म होने से पहले यहाँ पे एक बंदे को बुलाना चाहती हूँ जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को 5000 येन दिए हैं। फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं इसे ब्लेसिंग दूंगी। फिर उस बंदे को अचानक से कुछ होता है जिसकी वजह से मीनाकामा के गर्दन पे चाकू रख लेता है और कहने लगता है कि अगर कोई यहाँ से हिला तो मैं इसे यहाँ से जान से मार दूंगा। लीवाई साइटो से कहने लगती है कि क्या यहाँ पे ये भी हमारे एंटरटेन के लिए हो रहा है, लेकिन साइटो कहने लगता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी मीनाकामा उस बंदे से कहने लगती है आखिर में तुम्हें हुआ क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बंदा कहने लगता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, ये कोई गॉड वॉड नहीं है, ये सिर्फ कौन आर्टिस्ट है जो कि तुम लोगों का ब्रेन वॉश करके तुम लोगों से पैसे हट रही है बस। और इसने ऐसे मेरे सिस्टर के साथ भी किया और वो इस दुनिया में अब नहीं रही और इसने मेरी पूरी फैमिली के पूरे पैसे लूट
लिए हैं। वो बंदा कहने लगता है कि ये सब मेरे साथ 3 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी इंसाफ नहीं मिला। बट तभी लीवाई उस बंदे से कहने लगती है क्या ये सच बोल रहा है। तभी वो बंदा कहने लगता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन मीनाकामा यहाँ पे बहाना लगाते हुए कहती है कि तुम लोग इसकी बातों को बिलीव मत करो, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, वैसे इसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। जिसके बाद वो बंदा गुस्सा हो जाता है, कहने लगता है कि मैं यहाँ पे साबित करके दिखाऊंगा कि तुम यहाँ पे कोई गॉड नहीं हो, ना ही तुम्हारे पास कोई डिवाइन पावर है। इसके बाद वो बंदा मीनाकामा को दूर ढकेल के अपने पेट में ही चाकू मार देता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। इसके बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पे कुछ देर पहले ब्लेसिंग दिया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दर्द नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और दूसरी तरफ लीवाई कहने लगते कि ये तो समय के साथ साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। फिर मीनाकामा बहाना लाके कहने लगते कि तुमने खुद को मारा है, इसकी वजह से तुम हिल नहीं हो सकते खुद से। यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि नहीं, तुम ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे सामने मेरे फैमिली मेंबर मरे थे, इसी कारण से तुम्हारे पास कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, और तुम एक कौन आर्टिस्ट हो, जिसकी वजह से तुम मुझे भी नहीं बचा सकती यहाँ पे। और इसी कारण से यहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर भी मारे गए थे। यहाँ पे लीवाई स्टेज पे कूद के आ जाती है, ये सोच के कि उसके पास कोई हीलिंग मैजिक नहीं होगा। लीवाई हीलिंग मैजिक से उसे हील कर देते, जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। लेकिन तभी वहाँ पे मीनाकामा नोटंकी करते हुए कहती है कि तुम तो हमारे लिए सेवियर हो, तुम हमें यहाँ पे सेव करने के लिए आई हो, है ना। फिर उसके बाद लीवाई कहने लगते है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं बस यहाँ पे होमलेस पर्सन हूँ, कोई यहाँ पे सेवियर नहीं हूँ मैं। और यहाँ पे और बंदे भी लीवाई को सेवियर मानने लगते हैं। लेकिन लीवाई यहाँ पे गुस्से में आके कहती है कि यहाँ पे मैं किसी की सेवियर नहीं हूँ, बस यहाँ पे मैं एक होमलेस पर्सन हूँ, और अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई वेट कर रहा है। फिर लीवाई वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने साइटो आ जाता है। लेकिन लीवाई उसे काफी आसानी से डॉज करके जाने लगती है, और साथ ही साथ उसे ये भी कहती है कि तुम्हारे साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आया। फिर वो वहाँ से भाग के बाहर आते हैं और कहने लगते हैं कि लिटरली मुझे काफी ज्यादा मजा आए थे, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी एज वालों के साथ पहली बार खेली थी ढंग से। तो दोस्तों एपिसोड होता है यहीं पे खत्म, और इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी जल्दी से कमेंट कर देना, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ये बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तो मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।